नहीं जुड़ा पूरे बंदे जयपुर दे सारे बंदे जयपुर दे इकट्ठे थी जन मीटिंग थी सी। अच्छा सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। आवाज आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। जी 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 आ रही है। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते। ठंड हो रही है बहुत ज्यादा। हाँ, आपके वहाँ और भी ज्यादा है, हमारे जयपुर में तो फिर भी आपकी तुलना में कम है। हाँ बिल्कुल, मुझे लग रहा है आज माइनस में हो जैसे टेम्परेचर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपके सभी साथियों को मालूम होगा कि राजेंद्र जी हमारे फतेहपुर में रहते हैं और चूरू जिले का वो सबसे ठंडा इलाका है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सदस्यों को देखते हैं। सभी एक बार अपना परिचय दे देंगे ताकि जयराम जी भी सबको जान पाए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जो बात कर रहे हैं वो राजेंद्र जी गुप्ता, इनको हम के नाम से जानते हैं जी। तो एक बार सभी अपने अपने बारे में बताएं। जयराम जी सर। मैं जयराम लेक्चरर हूँ यहाँ जयपुर में ही, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हरमाड़ा में। मैथमेटिक्स प्रिय सब्जेक्ट है ही, और उसके साथ साथ मेरा टेक्नोलॉजी, इंटरनेट की दुनिया, वो भी बहुत प्रिय है। और टेक्नोलॉजी को कैसे अपनाएं, टेक्नोलॉजी को यूज कैसे करें, उसका मैं SRG हूँ, सभी को ट्रेनिंग्स देता हूँ उसके लिए। और साथ में गणित में रुझान मेरा बहुत ज्यादा है, होने को मैं फिजिक्स लेक्चरर हूँ, लेकिन गणित मेरे ये मान लीजिए रोम रोम में बसी हुई है। आपका कहना सही है कि फिजिक्स में गणित बहुत रमा हुआ है, कुछ ज्यादा मात्रा में रमा हुआ है, तो वो अंदर से गणित ज्यादा प्रभावी हो रहा है। हाँ, और सर आगे अनिल जी छिपा सर अपने बारे में बताइए। अनिल कुमार छिपा, निवासी शाहपुरा भीलवाड़ा और सीनियर टीचर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय माताजी का खेड़ा में पोस्टेड हूँ। और अभी अभी 13 से 17 तारीख तक जयराम जी से ट्रेनिंग ली थी टेक्नोलॉजी में। अरे वाह। परिचित साबुरा बेल्ट से। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। अभी भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट हुई थी जब। हाँ हाँ सर, नमस्ते। और अभी साथी आगे अनिल कुमार जी, ये दूसरे अनिल कुमार जी अपना वीडियो ऑन करेंगे तो पता चलेगा। और डॉली शर्मा जी अपने बारे में बताइए। डॉली शर्मा के नाम से। हाँ। हेमलता जी वेलकम। यस सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते मैडम। अभी शॉप पे थी, फिर नमस्ते सबको। अभी शॉप पे थी, फिर याद आया कि 8 बजे मीटिंग थी, भाग करके आई। नमस्ते सभी को। नमस्ते मैडम। नमस्ते। नमस्ते।
और ये रेडमी 9 के नाम से कौन है एक बार? पाहुजा सर, हम आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं सर। साथियों, प्रेम पाहुजा जी सर हमारे ग्रुप के सबसे वयोवृद्ध सदस्य है और अभी इस उम्र में भी ये पूरे गणित से इतने लगन से जुड़े हुए हैं कि इधर से कोई बात आई उसकी रिप्लाई करने के तैयार रहते हैं। तो आपका सानिध्य हमको मिलता रहता है। तो अभी शुरुआत इसी बात से करते हैं कि टीचर्स और मैथमेटिक्स और स्टूडेंट्स, ये तीनों चारों चीजें हमारे चारों तरफ घूमती रहती है और हम स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ करना चाहते हैं, टीचर्स के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने लिए करना चाहते हैं। तो जो अभी 4 एक्टिविटीज हमने रखी टीचर्स के लिए, जिसमें पहला टॉपिक था, उसका टाइटल था माई डाउट्स। माई डाउट्स मतलब हर इंडिविजुअल के पास मैथ सीखते समय, सिखाते समय बहुत सारे भ्रम, डाउट्स रहते हैं। या डाउट वर्ड का मतलब यह है कि एकदम क्लियर नहीं है, मुझे और उसको जानना है, और ज्यादा जानना है। और सेकंड टॉपिक था कि डाउट्स एंड सॉल्यूशंस, कि कुछ डाउट्स या कुछ चीजों पर हम इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि उनके बारे में हम समझा सकते हैं। ये 2 टॉपिक अति महत्वपूर्ण हमारे टीचर्स के लिए है कि उन डाउट्स के बारे में जानना, उन पर चर्चा करना, ताकि स्टूडेंट्स उन डाउट्स पर नजर डालें, उनका ध्यान हो। तो अभी मैं चाहता हूं कि आप क्या इसके बारे में समझते हैं कि क्यों ये रखी गई होगी, तो एक एक बार अपना विचार रखें। तो ये हमारा विषय सामने है कि ऐसी एक्टिविटी रखने से हमको क्या फायदा होने वाला है, कोई भी साथी। हम पाहुजा सर को भी सुनना चाहेंगे सबसे पहले। हाँ जी सर। जी, कुछ बताइए। हाँ जी सर। हाँ, आप बोलिए, आपकी आवाज जी आ सर, रही है, आवाज आ आप रही थोड़ा है। बोलिए। अच्छा ठीक। जी, किस पे? ऐसा है कि सर अब तो मुझे काफी टाइम हो गया कि टच में नहीं हूँ मैं बच्चों के, लेकिन जो हम जब पढ़ाते थे, जो डाउट्स थे, वो हमने कुछ, जैसे वॉल्यूम कैपेसिटी है, या 2x3, 3x2, ये कई हमने जो है ना उसमें डाल दिए थे। तो बच्चा क्लियर नहीं कर पाता कि दोनों में डिफरेंस क्या है, वो सेम समझता है उसको। और इसी तरह से जब हम बात करते हैं घन की, घनाभ की, बेलन की, हम बच्चे को, जब मैं पढ़ाता था मेरा भी यही था, उदाहरण दे देते हैं कि भी ये ईंट जो है ये एक घनाभ है, या इस तरह से कोई साबुन की टिकिया है, या संदूक है, अलमारी है। लेकिन ये हम नहीं बताते कि भी वास्तव में किसको हम घनाभ कहेंगे, किसको हम घन कहेंगे, किसको हम बेलन कहेंगे। तो ये थोड़े से बच्चों के, मैं सोचता हूँ, डाउट रह जाते हैं। बिल्कुल। राजेंद्र जी सर। हाँ जी। हाँ जी सर। हाँ, आप भी अपनी बात रखिए कि ये टॉपिक क्यों हमारे सामने डिस्कस का जरूरत है इसकी। ये टॉपिक तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सर। आज की हाँ जी। स्थिति में मेरा तो मानस ये है कि इसको हर वीक में रख दिया जाए तो बेटर रहे। ऐसी एक वेबिनार हर सप्ताह आयोजित कर ली जाए और उसमें एक एक दो दो बिंदु या सभी इस तरह का विचार रखें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डाउट है। आज की स्थिति ये है कि जो प्रारंभिक है, जैसे अपने रेखा है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है या द्विविमीय आकृति है, इनके वस्तु स्थिति के बारे में पता ही नहीं है।
स्टूडेंट और टीचर अपन ये समझ रहे कि 3 रेखा खींच कर ये त्रिभुज बन गया, या 4 रेखाएं खींचने से एक चतुर्भुज बन गया। लेकिन वस्तुतः गणित क्या कहता है कि ये वास्तव में है क्या, पृष्ठ क्या होता है, तल क्या होता है, ये शुरुआत में समझ ही नहीं पाते। ज्योमेट्री की हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे इशूज हैं मैथमेटिक्स में जो हमारे मन में भी क्लियर नहीं है, बच्चों के भी क्लियर नहीं हो पाते। बस अपन एक परंपरा, एक परिपाटी को निभाते चले आ रहे हैं। बहुत सारी ऐसी संक्रियाएं हैं, उन संक्रियाओं को बस अपन लगाना सीख लिया, लेकिन वो वास्तव में क्या है और उनका ज्यामितीय प्रारूप क्या हो सकता है, व्यवहारिक रूप क्या हो सकता है, इसकी जानकारी से अपन बहुत रहे हैं। तो ऐसी चीजें अगर अपन को डिस्कस कर ली जाए, और मेरा तो सुझाव ये है कि इसको हर 15 दिन से या सप्ताह में अपन एक बार ऐसी वेबिनार कर लें और सभी लोग जुड़ करके चाहे एक बिंदु या 2 बिंदु पर आपस में विचार विमर्श कर लें, तो हो सकता है कि आने वाले समय में बच्चों के लिए और हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपने लिखा भी था। सामान्यतः जैसे एक क्वेश्चन बार बार आता है, और अपन ने जब ट्रेनिंग देते थे उस समय भी आया था कि अनुक्रम, श्रेणी, श्रेणी, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, आप लोगों को भी जानकारी है। तो ऐसी चीजें अपन बैठ करके मंथन कर लिया जाए तो ये वेबिनार आज की जो आपने शुरू की है मुझे तो बहुत अच्छी लगी, और मैं तो इंतजार में बैठा था कि चलो बात करते हैं आज, और क्या क्या ऐसे इशूज आते हैं जो हम हो सकता है मेरी ध्यान में नहीं हो, और लोग उन पर चर्चा करेंगे तो मेरे भी ध्यान में आएंगे इस तरह की बातें। वैसे अपन लोग सब बिजी हैं, लेकिन 1 घंटे का वक्त निकाल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो बहुत ही अच्छा है, और इस तरह के इशूज अगर सामने आते हैं और उन पर क्लियरिफिकेशन होता है तो हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा होगा सर। आपने बहुत अच्छा बताया कि एक पॉइंट तो ये है कि डाउट्स के बारे में जानना चाहिए, और ऐसी वेबिनार अच्छा है। सभी साथी मिलकर एक टॉपिक पर बात करते हैं तो सभी का लाभ होता है। इसी दौरान हमारे सतीश मंगल ने ज्वाइन किया है और कैलाश जी सोनी ने ज्वाइन किया है। तो अब मैं ये टॉपिक्स पे बात करना एक अलग सब्जेक्ट हो गया कि हम किसी दिन एक टॉपिक के बारे में ही समझें कि ये भ्रम है, इसका ये जवाब है कि तलमेर पृष्ठ में क्या फर्क है, या क्यूब और क्यूबॉइड संसार में दिखाई भी देते हैं कि नहीं देते हैं। ईंट दिखाई दे रही है तो वो ईंट ही घनाभ है या घनाभ कुछ और है। तो इन पर विस्तृत चर्चा के लिए आप इस तरह की बातें कर सकते हैं, लेकिन इन सब फायदा क्या है इनको हमारे सामने रखने से। तो मेरे जो समझ में आता है कि जैसे एक दुकानदार के पास हम जाएंगे, कोई सामान खरीदने जाते हैं, तो वो दुकान वाला उसका जो पर्पज होता है वो उतना बोलता है कि अच्छा आपको ये लेना है तो ये जोड़ा ले लीजिए, अभी लेटेस्ट आया है, बहुत अच्छा है। तो हम ग्राहक उसको ले लेते हैं, ये जाने बिना, पूरा समझे बिना कि ये मेरे लिए आवश्यक है या नहीं, मुझे इसकी जरूरत है या नहीं, ये मुझे डबल जोड़ा दे रहा है तो क्यों ले लें जोड़ा। इसी तरह से हम स्टूडेंट्स के सामने बोलते हैं कि देखिए ये ट्राइंगल है, ये इसका एरिया है, ये इसकी पेरीमीटर है, और एरिया की यूनिट तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो वो 10 बार सुनता है, 20 बार सुनता है, तो उसको लग जाता है कि एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, तो कभी मीटर स्क्वायर होती है। अब बीच में कई सारी बातें उसको चूंकि हम भी नहीं बताते हैं, क्योंकि दुकान वाला इसलिए नहीं बताता है कि वो पता नहीं खरीदे नहीं खरीदे, वो व्याख्या नहीं करता है। और टीचर व्याख्या इसलिए नहीं कर पाता है कि या तो समय की कमी रहती है, कोर्स पूरा करना होता है, या ये रहता है कि अभी 50 बच्चे मेरे सामने बैठे तो 2 के समझ में आएगा, बाकी के तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए क्यों इतना गहराई में जाएं। लेकिन वो शिक्षक का जो गुण है और या शिक्षक की जो ड्यूटी है उसमें वो जरूर कुछ ना कुछ कमी होती जा रही है। तो वो सबको सामने रखे, जल्दी जल्दी सामान न बेचे, बल्कि उसके बारे में बताएं। जैसे आपने नोट किया होगा कि अच्छे बड़े शोरूम में जाते हैं, आप वॉशिंग मशीन खरीदने जाएंगे तो वो सारी बात बताएगा कि इसमें नए नए फंक्शन क्या हैं,
कैसे काम करते हैं। आप अगर टेक्नोलॉजी के व्यक्ति हैं और अंदर पूछेंगे तो वो उसके बारे में भी बताएगा कि इसमें बिजली की बचत इतने % होती है। तो टीचर को भी इस तरह से क्वेश्चन खड़े करेगा यदि बच्चा, तो उसके सामने टीचर भी समझाएगा। तो अभी जो प्रतियोगिता रखने का उद्देश्य ये था कि सारे डाउट्स हम सब जानते हैं, लेकिन एक बार उनको दोबारा लिखेंगे। हर व्यक्ति अगर 10-10 लिखता तो उसको 10 पक्के हो जाते कि अच्छा ये बातें आमतौर पर आती है। तो अभी मैं मंगल साहब से और हेमलता मैडम से भी निवेदन करूंगा कि इन दोनों टॉपिक्स की महत्ता पर अपने विचार रखें। नमस्कार सर। जी हाँ, आवाज आ रही है? आ रही आ रही है सर, आ रही है। यस आ रही है। जी सर, बहुत अच्छी अच्छी चर्चाएं हो रही हैं और ये चर्चाएं मैं समझता हूँ लगातार जारी रहनी भी चाहिए। हम सब लोग गणित से जुड़े हुए और लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो अभी NEP 2020 भी हमारे बीच में आ चुकी है, उस पर भी बहुत सारा काम चल रहा है। उसमें खास बात तो एक बात ये लेकर के चल रहे हैं कि अवधारणा पर विशेष बल दिया गया है इसमें। जो इसका एक सिद्धांत रखा है, प्रिंसिपल रखा है कि जो भी हम टॉपिक बता रहे हैं उसमें अवधारणा पर विशेष बल है उनका। और अभी एक और बात ध्यान में आ रही होगी आपके कि जो हमारी RSCRT है, FLN की ट्रेनिंग करा रही है, जो हम कहते हैं फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, संख्या ज्ञान। अब वही ट्रेनिंग से यदि उसका मॉड्यूल भी बनाया है और मॉड्यूल बनाने के बाद वही ट्रेनिंग उसी तरीके से हो जाएगी तो वो कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ दो चीजें, एक तो बच्चे का कंसेप्ट क्लियर हो, और मैंने पिछली बार भी एक बात कही थी कि कोई भी एक टॉपिक लेकर के अपन उसका एप्लीकेशन जरूर लिखें। गुणनखंड पढ़ा रहे हैं तो क्यों पढ़ा रहे हैं गुणनखंड, इसकी महत्वता क्या है, इसकी इंपॉर्टेंट क्या है, बच्चा क्यों पढ़े इसे। जैसे अभी हनुमान जी सर कह रहे थे कि भाई अपन मार्केट जाते हैं और मार्केट जाते हैं बिना उसकी चीज खरीद लाते हैं, हमें पता नहीं होता कि इसकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए है या नहीं। तो वही चीज हमारे यहाँ पर है कि जो चीज हम पढ़ा रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। बादाम हम खिला रहे हैं, लेकिन बादाम की इंपॉर्टेंस यदि बच्चे को नहीं मालूम तो बादाम अपने आप नहीं खाएगा। यदि वो अपने आप खाना सीख जाए तो मान के चलना कि बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट हो गया है। तो बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए हमें एक एक टॉपिक लेकर के और उस टॉपिक की अवधारणा क्या है, उसकी समझ क्या है, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, यदि हम लेकर के और वीकली वेबिनार करते हैं तो सर सबको बहुत बड़ा लाभ होगा। मेरा तो यही निवेदन है। अच्छा, इसी दौरान हमारे बनस्थली विद्यापीठ से अनिल गुप्ता सर ने भी ज्वाइन किया है, तो अनिल जी का स्वागत है। नमस्कार सर। और जो हमारा टॉपिक था मैडम अनिल जी और जय राम जी, आप भी अपनी अपनी बात रखें। जी सर। हाँ सर बिल्कुल सब कुछ अनिल सुना मैंने, और ये वाकई है कि डाउट्स मेरे ही डाउट्स और मेरे शंका मेरा समाधान होना चाहिए। इससे हमारे अंदर जो शिक्षक हैं उनमें भी निखार आता है। कई बार हमारे अंदर कुछ डाउट्स होते हैं, उसको दबाए रखते हैं हम, और उस चक्कर में हम गलत ज्ञान बच्चों को बांट के आ जाते हैं। नो डाउट हम शिक्षक हैं और हमने जो ज्ञान बच्चों को बांट दिया जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता था, उस हिसाब से हम दे के आ जाते हैं। मैं गणित को छोड़ के बोलूंगा, एक डाउट मेरे बार बार चलता था। मैं हमेशा कोई वेबिनार या सेमिनार होते हैं तो ये बात जरूर पूछता हूँ कि जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था तो सामाजिक के जो शिक्षक थे मुझे यूं कहते थे पृथ्वी गोल है। जब 8वीं क्लास में गया तो उन्होंने बताया पृथ्वी अंडाकार है। 10वीं तक पहुंचा, वहां बताया पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार है। 11th-12th वालों से बात की तो वो कह रहे हैं कि ध्रुव उसके चपटे हैं। एक शंका सी रह जाती है कि आखिर पृथ्वी है किस प्रकार की। ऐसी कई संख्याएं हमारे गणित में भी हैं। कुछ नियमों को हम नहीं जानते हैं, तब उस वक्त उनको सिर्फ इतना सा कह देते हैं कि ऐसे ही होता है, या फिर अपने बारे में कुछ बता देते हैं। जैसे मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, एक डाउट्स है मेरे पास, वो बताऊं आप लोगों को।
उम्मीद करता हूँ ये स्क्रीन नजर आ रही होगी आप सभी को। यस। मेरे पास है 12,372। इसमें मुझे 4 का भाग देना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन लाया हूं और मैंने ये 4 का भाग दिया। यहाँ पे अपने पास ये है 12, तो 4 दिया 12, कोई दिक्कत नहीं है। 12 आ गया और इसको उतार भी दिया। 12 में से 12 मैंने घटाया, हट गया। अब ऊपर से मैंने 3 अंक को उतारा। अब चूंकि मैं बच्चे को साधारणतः यही बताता हूँ, बेटा 3 में इसका जाएगा नहीं, 1 अंक उतार सकते हैं, ऊपर से एक चीज और उतारनी पड़ेगी और इसलिए क्या होगा, यहाँ आपका भाग टूट जाएगा। मेरे से एक बच्चे ने पूछा, सर भाग टूटने पे आप 0 क्यों लगाते हो? गणित में यहाँ पे कहाँ पे कंसेप्ट लिखा हुआ है भाग टूटने के बाद 0 लगता है? और इसका कारण क्या है कि भाग टूटने के बाद 0 ही लगता है? क्या रीजन है? अब उस समय तो बच्चों को ये कह दिया कि आप बस याद रखिए, हाँ भाग टूटने के बाद 0 लगता है। जहां भी बेटा भाग, अपन क्या करेंगे, पहली बार में तो 2 अंक भी उतार सकते हो, 3 अंक भी उतार सकते हो, उसके बाद आपको 1-1 अंक ही उतारना है, नहीं गया तो 0 लगेगा। बच्चा ज्यादा क्यूरियोसिटी का था, इंटेलिजेंट था, नहीं माना मेरी बात को। फिर मैंने इनको कहा कि चल ऐसा कर, भागर नहीं देंगे तो अपन क्या करेंगे, ये जो आगे आपके पास 3093 है, इसको अगर 4 से गुणा करेंगे ये चीज आ जाएगी। थोड़ी देर के लिए बच्चा तो संतुष्ट था, लेकिन मैं खुद स्वयं संतुष्ट नहीं था। मैंने तो उसको केवल भागफल, शेषफल, भाज्य इसका कंसेप्ट सिखा दिया था, लेकिन जो बच्चे का क्वेश्चन था, 0 आया कहाँ से, भाग टूटने में हम 0 लगाते कहाँ से, ये मेरा शंका था। बच्चे को सेटिस्फाई कर चुका था मैं, बच्चा सेटिस्फाई था, लेकिन मैं अंदर से जान रहा था कि वास्तविक में मैंने सही सेटिस्फाई नहीं किया। मैंने इसको खोजा और खोजने के बाद मैंने ये पाया कि मैं शायद ऐसे कह सकता हूं कि नए सिरे से भाग देना चाहिए मुझे। ये 12,372, इसमें 4 का भाग लगाया 3 बार, ये 12 ले लेंगे, यहां तक तो थी अपनी बात। इसके बाद हमने क्या किया, 3 को उतारा, 1 अंक उतारा। अब मुझे क्या करना है, 4 का पहाड़ा बोलना है। 4 एकम 4 नहीं बोलना, 4 0 जा, यानी 4 0 जा 0 होता है। मुझे 4 का पहाड़ा 0 बार बोलना है, और जब मैं 4 का पहाड़ा 0 बार बोलता हूँ तो मुझे ये 0 प्राप्त होता है। अब मैं क्या करता हूँ, 3 में से 0 घटा देता हूँ, वापस 3 आता है, फिर से हम 7 उतारते हैं और ये प्रक्रिया आसानी से हो सकती है। तो वहां जाके मेरे को यह समझ में आया कि भाग कोई नहीं टूटता, हम 4 का पहाड़ा 0 बार बोलते हैं, इस वजह से ये 309 आया और इसलिए हम 0 लगाते हैं। ये कंसेप्ट मेरे समझ में आया, इस कंसेप्ट को मैंने कई जगह समझाया और शिक्षक साथियों ने इस बात को माना कि वास्तव में हमें ये पता नहीं था ऐसा होता है। हम तो शुरू से यही मानते आ रहे थे कि भाग टूट गया, भाग टूट गया, बस यही बात मानते थे, ऐसा हमें नहीं पता था। और जब इस चीज को बताया तो आजकल के जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, जो इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं, वहां पे अगर हमने टेबल देखा होगा तो 4 1 जा 4 नहीं करते, 4 0 जा 0 लेते हैं सबसे पहले वो। तो वो बात समझ में आ गई कि वास्तविकता इसके पीछे यही रीजन था। ऐसे ढेरों हमारे पास शंकाएं हैं और उसको हमने केवल अपने लेवल पे समाधान किया। इस वेबिनार का फायदा ये मिल रहा है कि मेरा जो समाधान हुआ मैं अपने अग्रज बुद्धिमान गणितज्ञों के सामने रख रहा हूं। हो सकता है मैंने जो समाधान किया उसमें कहीं ना कुछ कमी छोड़ी होगी, तो वो डिस्कशन से वो कमी दूर की जा सकती है। ऐसी शंकाएं सबके पास है, यानी ये हम कह सकते हैं हम व्याख्याता हैं, सर्वज्ञाता नहीं है। आज भी गणित में बहुत सारे अनसुलझे सवाल हैं जो वहां तक हम नहीं पहुंच सकते। और भी कुछ शंकाएं हैं मेरे पास, जैसे ये पूछा गया था कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल है वो क्या होगा। प्लस वाले तो प्लस वाले समझ में आ जाते हैं, लेकिन 2 संख्या अगर माइनस की है उनको आप जोड़ोगे तो क्या लाओगे। यहाँ पे मैं बिना समय गंवाए ये स्क्रीन दिखा देता हूँ। ये भाग टूटने का था। एक मेरे पास ये संख्या थी, हालांकि संख्या तो नहीं थी, कॉमन सेंस की बात थी मेरे लिए, कि 3 की भाजकता का नियम बना कैसे। कईयों ने कहा कि अंकों का योग देख लेना, उसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो उसमें पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। हमारे मन में शंका बनी रही, आखिर नियम हमने बना कहां से लिया।
तो जब देखा मैंने ये नियम बड़े आसानी से बन गया था। मैंने x बराबर ABCD लिया था और अपने को पता ही है ABCD 4 अंकों का है। स्थानीय मान के हिसाब से मैंने इसको A गुना 1000 प्लस B गुना 100 प्लस C गुना 10 और D गुना 1 लिख लिया। और इसमें सब में मैंने कहते हैं 1000 को 999 प्लस 1 लिखा, इसको 99 प्लस 1 और इसे 9 प्लस 1 और ऐसे करके इसको लिया। तो यहाँ पे 3 जब बाहर निकाले, इसमें 3 का तो पूरा पूरा भाग जा रहा था और लास्ट में अपने पास बचा हुआ था A प्लस B प्लस C प्लस D। इसका मतलब तो पूरे में मुझे भाग देना है, इसमें तो जा ही रहा है तो इसमें भी जाना चाहिए, ये अंकों का योग ही था। ये चीज मुझे समझ में आ गई, इसलिए 3 की भाजकता का नियम बना। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि बच्चों को रटाने के साथ, हालांकि हम रटा देते हैं कि 2 की भाजकता का नियम ये है, 3 की भाजकता का नियम ये है, 5 की भाजकता का नियम ये है, इसके बजाय ये बना कैसे, अगर इसको और समझा दिया जाए तो कुछ चीजें बच्चा और सीख सकता है। यहाँ पे बच्चा स्थानीय मान को भी समझ गया और कई कंसेप्ट को यहाँ पे समझ गया था। ऐसे ही थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन था ये 11th 12th का। किसी इंटरव्यू में मुझसे खुद से ही पूछा गया था ये कि सर ये बताइए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के हल 2 से अधिक हो सकते हैं क्या? यदि हो सकते हैं तो कैसे होंगे? हालांकि उस समय नो डाउट मैंने यही बोला था कि केवल 2 ही हल होते हैं, द्विघात समीकरण है। लेकिन जब उन्होंने इस बात को समझाया मुझे कि द्विघात समीकरण तो हमने बोला ही नहीं अभी तक, अगर a का मान नॉट इक्वल टू 0 होता तब ये द्विघात समीकरण होता, अदरवाइज नहीं होता। फिर वहां पे ये पता चला यदि मैं यहाँ पे a, b और c तीनों के मान 0 रख दूं, a का मान, b का मान और c का मान तीनों के मान 0 रख दूं, x का मैं कोई भी वैल्यू रखूंगा इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। इसका मतलब मैं 2 से अधिक मान प्राप्त कर सकता था। उस वक्त एक सर्व समीका बनी हुई थी। ऐसे एक डाउट हो रहा था मेरे पास, 2 रेखाएं लंबवत हैं लेकिन उनके प्रवणताओं का गुणनफल फिर भी -1 नहीं आ रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल है? एक बार सुनने में तो मुझे अजीब सा लगा था, क्योंकि रटा रटाया था कि अगर 2 रेखाएं परस्पर लंबवत है, परपेंडिकुलर है, तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है ऑलवेज। ये शब्द पढ़ा हुआ भी है, हर जगह हम यही पढ़ाते थे। लेकिन जब इसके अंदर उतरे तो जाके ये पता चला कि जो x अक्ष और y अक्ष है, अगर आप इनके समांतर रेखाएं लेते हैं वो लंबवत भी होंगे और इनका प्रोडक्ट जो निकालेंगे आप -1 स्पष्ट नहीं कह पाएंगे, क्योंकि x अक्ष की जो प्रवणता होगी वो 0 होगी और y अक्ष की जो प्रवणता होगी इनफाइनाइट हो जाएगी। वहां पे इनडिटरमिनेट फॉर्म प्राप्त होने लग जाएगा। तो वहां पे ये समझ में आएगा ऐसा नहीं हो सकता। एक सदाबहार डाउट है और इस डाउट को तो मैंने कई जगह स्कूलों में भी, जो गणित के सेमिनार होते हैं वहां पे कक्षा 1 से 5 तक गणित पढ़ाने वाले, 1 से 8 तक गणित पढ़ाने वाले आते हैं, उनके बीच में भी रखा था कि एक जो है वो प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। बड़े आसानी से सब कह देते हैं सर एक प्राइम नंबर भी नहीं है, कंपोजिट नंबर भी नहीं है। मैं पूछता हूँ भाई क्यों नहीं है, तो कहते हैं बस नहीं है, हमने तो इतना ही पढ़ा है, एक ना तो भाज्य संख्या ना अभाज्य संख्या है, इससे ज्यादा नहीं जानते। जब मैं उनसे घुमा के पूछता हूँ कि सर एक बात बताएं कि जो अभाज्य संख्या नहीं होती वो संयुक्त संख्या होती है, वो कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा एक को आप अभाज्य संख्या नहीं कह रहे तो संयुक्त है, कि नहीं सर संयुक्त भी नहीं है। कारण बताओ, एक में खुद का भाग जा रहा है और एक का भाग जा रहा है, अभाज्य संख्या की परिभाषा तो उसमें परिभाषित है। तो बहुत कम शिक्षक वर्ग हमारा इसको क्लियर कर पाता है कि क्यों नहीं है। जनरली मैंने जो खोजा वो तो पहले मैं भी यही कहता था कि अभाज्य जो संख्याएं हैं जिसमें एक और स्वयं का भाग जाता है, अर्थात इसके भाजकों की संख्या 2 हो गई, और संयुक्त संख्या में 1 और 2 के अलावा भी अन्य किसी संख्या का भाग जाता है, यानी इसके भाजकों की संख्या 3 या 3 से अधिक हो गई। तो सीधी सी बात है, एक में केवल एक का ही भाग जा रहा है और किसी का भाग नहीं जा रहा। तो एक के भाजक की संख्या केवल क्या हुई, 1 हुई, इसलिए मैं 2 हो जाता तो अभाज्य संख्या कहता, और 2 से अधिक होता तो मैं संयुक्त संख्या कहता। एक जनरल बात थी। लेकिन वास्तव में जब इसको खोजने में लगा मैं, मुझे पता चला कि भाई इसके पीछे तो दूसरा नियम भी लगा हुआ है, वो था अंक गणित का मूलभूत प्रमेय।
और ये जाना मैंने कि अंक गणित के मूलभूत प्रमेय आने से पहले लोग बाग इसको अभाज्य संख्या ही माना करते थे एक को। बाद में कहते हैं, जैसे हमने वेबिनार की उस टाइम उन गणितज्ञों ने आपस में मीटिंग वगैरह की होगी, इस बात को कंसेप्ट को किया होगा। तो जो अंक गणित का मूलभूत प्रमेय है उसके अनुसार था कि जो भी संयुक्त संख्या है आप उसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में दिखा सकते हैं, जबकि आप क्रम को ध्यान ना रखें, और वो एक अद्वितीय होगा, यूनिक होगा। अब वो जब यूनिक होगा तो एक को अगर अभाज्य संख्या मान लिया जाए तो मेरे पास एक 10 है जो कि संयुक्त संख्या है। इसको मैं 2 गुणा 5 लिख सकता हूँ, 2 गुणा 5 गुणा 1 लिख सकता हूँ, 2 गुणा 5 गुणा 1 गुणा 1 लिख सकता हूँ। यानी इस एक के कारण इसको मैं अद्वितीय रूप में नहीं लिख पा रहा। अगर मैं इस एक को हटा दूं, इसको मना कर दूं कि अभाज्य संख्या नहीं है, तो मैं इसको अद्वितीय रूप में लिख सकता हूं। इसलिए यहां से भी बात पता चल गई कि एक अपनी अभाज्य संख्या नहीं है। ये मैंने क्लियर करने की कोशिश की और कईयों को मैंने बताया कि भैया इस कंसेप्ट पे आइए। ये कोई खास बड़ी चीज नहीं थी। अंडर रूट -2 और अंडर रूट -8 का मान 4 या -4 होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो अंडर रूट में अगर माइनस की संख्या आ रही है वो काल्पनिक संख्या है, उसको आयोटा लेके ही हल करना चाहिए। एक सबसे बड़ी बात ये आई, मैं कहीं पे गणित के बारे में पढ़ा रहा था, वहां पे मुझसे पूछा गया कि सर जो पाइथागोरस का प्रमेय है उसके अनुसार ये है कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण पे बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल अन्य दो भुजाओं पे बने हुए वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। यह जगह जगह लिखा हुआ है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा अगर मैं उस कर्ण पे वर्ग नहीं बनाता हूं, मैं वहां पे समबाहु त्रिभुज बना लेता हूं या सम पंचभुज बना लेता हूं या सम षटभुज बनाता हूं, यानी रेगुलर पॉलीगॉन बनाता हूं, तो क्या ये नियम सत्यापित होगा वहां पे? यानी उनका कहने का मतलब ये था कि अगर कर्ण पे जाके हम समबाहु त्रिभुज बनाएं, आधार पे समबाहु बनाएं और उधर जो परपेंडिकुलर है उस पे भी समबाहु त्रिभुज बनाएं, कर्ण पे बने हुए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अन्य दो भुजाओं पे बने हुए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा या नहीं होगा, ये बताइए आप। पहली बार तो सुना था तो मैंने कहा क्वेश्चन तो आपका सही है, पाइथागोरस ने तो यही बताया था। फिर मैं सोचा बना के, मैंने जब ट्राइंगल बना के देखा सत्यापित हो गया, वो भी बना के देखा सत्यापित हो गया। फिर मैं इस निष्कर्ष पे निकला, मैंने यहाँ लिखा भी है कि जो समबाहुभुज का क्षेत्रफल होता है वो L² n/4 tan π/n होता है। यहाँ पे मैंने जानने की कोशिश की, मेरे पास ये ट्राइंगल था ABC भुजा वाला, राइट एंगल ट्राइंगल है ये। तो मैंने यहाँ देखा A भुजा वाले समबाहुभुज का क्षेत्रफल और B भुजा वाले समबाहुभुज का क्षेत्रफल निकाला मैंने, ये ले लिया मैंने A² + B², वहां पे ये लगाया, ये कंसेप्ट लगाया, तो मुझे लगा कि समबाहुभुज कुछ कितना भी बना लो ये सत्यापित हो जाएगा वहां पे। तो वहां पे मैंने देखा कि वर्ग की जगह में समबाहु त्रिभुज लूंगा तब भी सत्य रहेगा, वो सम अष्टभुज लूंगा तब भी ये सत्य रहेगा। ये मैंने करके देखा। राम जी आपने आज और एक नई बात बता दी जी जी बहुत शानदार। ये मुझसे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल धनात्मक क्यों होता है, एक सामाजिक के शिक्षक ने पूछा था कि सर आप ये बताइए कि दो माइनस की संख्याओं को गुणा करके प्लस लाते हैं, उसको मैथमेटिकल प्रूफ करके दो। सारी चीजें आप ये कहते हो कि गणित में कोई भी असत्य बात नहीं है, सब सत्य है और उसको हमने गणित से प्रूफ किया है, तो आप इसको प्रूफ करके दो कि आप दो ऋणात्मक संख्या गुणनफल आप धनात्मक क्यों कहते हैं। हालांकि मैंने उनको बताया कि हमारे पास ऋणात्मक संख्या का मतलब उस धनात्मक संख्या का संख्या रेखा पे प्रतिबिंब लेना होता है। जैसे 2 गुणा -3 का मतलब ये माइनस लग गया, तो 2 को 3 से गुणा करूंगा तो 6 आएगा और माइनस लगने की वजह से मुझे उसका प्रतिबिंब लेना है। और वहां पे जब दोनों संख्याएं माइनस की है तो मुझे प्रतिबिंब का फिर से प्रतिबिंब लेना है। यानी यहाँ पे जो -3 लगा हुआ था इसका मतलब इसका मैंने प्रतिबिंब उधर लिया, फिर माइनस लिया तो उसका वापस से प्रतिबिंब इधर लिया, मैं दोबारा धनात्मक संख्या की तरफ आ गया। वो संतुष्ट तो हो गए, लेकिन उन्होंने कहा सर गणित थोड़ी बहुत मुझे भी आती है, अगर आप इसको मैथमेटिकल प्रूफ कर दें तो मैं मानो कि वास्तव में गणित है।
यानी उनका कहने का मतलब था इसको प्रूफ कर दीजिए आप, ए बी बराबर होता है -a गुणा -b। इसको आप सिद्ध करके बताइए सर। तो मैंने एक बार तो ये कहा था भाई ए बी मैंने माइनस का हो गया, माइनस माइनस गुणा हो गया प्लस का हो गया, मानने को तैयार नहीं थे कि सर ये तो हम भी जानते हैं कैसे हो गया, इसको गणित की भाषा में समझाइए। फिर वहां पे मैंने ये कहा उनको कि सर मैंने मान लिया कि x जो है इसके लिए है, तो मैंने यहाँ पे ए बी माइनस ए बी प्लस माइनस ए बी ये लिख लिया। ठीक है, यहां पे मैंने उनको कहा कि इन दोनों में देखिए आप क्या कॉमन आ रहा है। इन दोनों में -a कॉमन आ रहा था, -a कॉमन ले लिया, इसके पास बच गया b, और b में से b मैंने घटाया 0 आ गया, और 0 से गुणा करने पे ये 0 हो गया, तो यहाँ पे आपके पास बच गया a। फिर मैंने कहा दोबारा उसी समीकरण में आ जाइए, अब इसको दूसरे तरीके से हल कर रहा हूं। x मेरा वो का वही है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से b कॉमन लेता हूं। जब इसमें से b कॉमन लेता हूं, यहां आ गया a माइनस a में से a गया 0 आ गया, b को मैंने 0 से गुणा किया 0 हो गया, और ये बच गया आपका -a और -b। पिछली बार जो x आया था वो a b आया था, इस बार मेरा